77 निकाल लें अगर आप आगे हैं तो जल्दी करें। फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, टाइम पे आते हैं। फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू एबीसी एंड कंपनी। कॉस्ट ऑफ व्हीकल ऑन यकम जनवरी 2001 1,20,000। नहीं मिलेगा सवाल, कल तक नहीं मिलेगा। पेज 256 कैसे मिल सकता है? अपनी किताब लेके नहीं आनी होती, साथ वाले को तंग करना होता है। फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू एबीसी एंड कंपनी। कॉस्ट ऑफ व्हीकल ऑन यकम जनवरी 2001 1,20,000। डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल टू अ निल रेजिडुअल वैल्यू यूजिंग सीधा लकीर तरीका 3 साल। कैपिटल अलाउंस, डेप्रिसिएशन अलाउड बाय टैक्स अथॉरिटीज को क्या कहते हैं? कैपिटल अलाउंस अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। कितने साल? 2 साल। इनकम टैक्स रेट 30%। प्रॉफिट और लॉस आफ्टर डिडक्टिंग एनी डेप्रिसिएशन, इससे मुराद है आफ्टर डिडक्टिंग एनी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। ये तो जाहिर ही बात है, प्रॉफिट तक अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन माइनस हुई होती है। प्रॉफिट और लॉस बिफोर टैक्स आफ्टर डिडक्टिंग एनी डेप्रिसिएशन, एनी से मुराद अकाउंटिंग वालों की। तो जाहिर ही बात है प्रॉफिट और लॉस तक डेप्रिसिएशन माइनस हुई होती है। ओके चलें जी, लेट्स स्टार्ट। वर्किंग 1 करंट टैक्स। लॉसेस पढ़ने हैं आज, लॉसेस हमने। अच्छा भाई साल बता दें कौन कौन से हैं? 2001, 2002, 2003। रुपीज इन 1000। ओके, प्रॉफिट या लॉस बिफोर टैक्स। जी 2001 में क्या आया था? लॉस कितना? 40,000। 2002 100। ऐड कर देते हैं अकाउंटिंग वालों की डिप्रिसिएशन। एक सफा मुझे ला दो उस सवाल का, मेरे हाथ में होगा सवाल जो मैं करा रहा हूं। ऐड कर देते हैं अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन। $77 करा रहा हूं और लेस कर देते हैं टैक्स डिप्रिसिएशन। जी अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करवा दें। व्हाट इज द कॉस्ट? 120। व्हाट इज द लाइफ? व्हाट इज द कॉस्ट? व्हाट इज लाइफ? 2 years। अकाउंटिंग वालों की नजर में ये एसेट 3 साल में खत्म हो जाएगा और टैक्स वालों की नजर में ये एसेट 2 साल में खत्म हो जाएगा और हम भी कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे। ओके अच्छा भाई 120/3 40। 60/60 किस साल? 60/60 किस साल? इधर आना तो खुल के बैठ, इधर इस वाली में इस। अच्छा चलो फिर उधर होना पड़ेगा। अच्छा आखिरी साल टैक्स वाले डिप्रिशिएट नहीं करेंगे। ग्रीन शर्ट, आखिरी साल टैक्स वाले डिप्रिशिएट नहीं करेंगे क्योंकि एसेट फुली डिप्रिशिएट हो गया। ओके टैक्सेबल प्रॉफिट या लॉस। इसको क्लोज नहीं करना।
जी अभी करंट टैक्स की वर्किंग टू बी कंटिन्यूड है, नोट कर लें। टाइम पे आया करें भाई, अच्छी बात है। देखो ये तो टाइम बता दें तो बंदा फिर उठ जाता है, सुबह 5 बजे उठ जाता है कि क्लास है मेरी, फिर लेट ना हो जाऊं मैं। जज्बा चलाता है सीए में। सर को दिखाना रहता है। हाँ हाँ ले जाओ। कैसे ठीक है सर? हाँ नहीं मैं सर को खुद करता हूँ अमेंड करके। किताब दे दो मुझे। ओके ठीक है रुको। डेफर टैक्स की वर्किंग करा दें मुझे। वेट करें बच्चों का या करें शुरू जो करना है हम? ले लिया सलाम, करें शुरू। और भी किसी से लेना सलाम? अच्छा अच्छा जी इनकम टैक्स रेट इज 30%। ओके अब जो हजरात लेट आए हैं वो इस वक्त नोट करना छोड़ें। मुझे बताएं 2001 में अकाउंटिंग वालों की नजर में कितना लॉस आया था? 40। लेट आने वाले जरा छोड़ें, इधर देखें। 2001 में अकाउंटिंग वालों की नजर में कितना लॉस आया था? 40। मैंने अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन रिवर्स कर दी, टैक्स डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर दी। ये करने के बाद टैक्स वालों की नजर में इस साल कितना लॉस है? 60। अगले साल अकाउंटिंग वालों की नजर में कितना लॉस था, लेकिन टैक्स वालों की नजर में 40। अगले साल अकाउंटिंग वालों की नजर में कितना लॉस था? प्रॉफिट था 100। और टैक्स वालों की नजर में कितना प्रॉफिट है? 40। ओके अब आप मुझे बताएं कि इस साल से पिछले साल 2000 में कोई लॉस था? बोले बोले बोले, बी कॉन्फिडेंट। 2000 में कोई लॉस था? नहीं था लॉस। किस साल पहली दफा लॉस आया? अच्छा अब मेरे बताइए, पुराना कोई लॉस है? पुराना लॉस लेस ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस ऑफ 2000 टू बी रिटर्न इन 2001। इज देयर एनी? नो। ओके so can you tell me what is the cumulative loss till date? 60। समझ आ रही है बात? और आपको पता है ये लाइन क्यों डाली है? ये अगले सालों के लिए डाली है, फिलहाल ऐसी मजबूरन मुझे डालनी पड़ी है, ठीक है। क्या 2000 में कोई लॉस आया? जिस 2000 में अगर लॉस होता तो वो 2001 के लॉस को बढ़ा देता, तो लेकिन 2001 का लॉस डटा हुआ है अभी 60 पे। ओके अब आप मुझे बता दें 2001 में कितना लॉस है? बोले बोले बोले। इस 60 को अभी हम कैरी फॉरवर्ड करके अगले साल लेके गए थे कि शायद अगले साल 200 के प्रॉफिट आए और 200 के प्रॉफिट में से हम 60 का लॉस माइनस करें, लेकिन अगले साल भी लॉस आ गया। आप बता दें व्हाट इज द लॉस फॉर करंट ईयर 2002? What is the loss which arrived in 2001 but yet not adjusted? आप बताएं will loss increase or decrease?
क्या ये लॉस पुराने लॉस को खा लेगा या ये लॉस इसमें जमा हो जाएगा? जमा हो जाएगा। तो व्हाट इज द लॉस ऑफ प्रीवियस ईयर टू बी ब्रॉट फॉरवर्ड? 60. Now what is my cumulative loss? What is my cumulative loss? 100. Okay, next year I'm still expecting profits and I closed my eyes, and when I opened the eyes, dreams come true. जबरदस्त, मजे। 100 का लॉस आया था, मुझे अब उम्मीद थी कि कोई ना कोई क्या आए, प्रॉफिट्स आए, और अगले साल क्या आ गए? प्रॉफिट्स। आप बता दें क्या अगले साल के, इस साल के प्रॉफिट में से पुराने सालों के लॉस माइनस कर सकते हैं? जी, कुछ मुल्कों में रूल है 6 साल के पुराने साल के लॉस माइनस कर सकते हैं, हमारे तो 2 साल के पुराने लॉस हैं। कुछ मुल्कों में रूल है पिछले 5 साल के लॉस माइनस कर सकते हैं, हर मुल्क के रूल डिफरेंट है। बहरहाल पेपर में बता देगा कितने पुराने सालों का लॉस आप माइनस कर सकते हैं। तो इस साल के प्रॉफिट में से हम कोशिश करते हैं पिछले सालों का लॉस माइनस करने की। वो 2 सालों का लॉस आया हुआ है, कोई मसला नहीं, 2001 वाला भी 2 वाला भी, कम्युलेटिव 100 है, तो 100 को माइनस कर दो। जी, ये क्या जवाब आया? पॉजिटिव 40। So now what is the actual taxable profit or loss? बोले this one after adjustment of losses. अच्छा जी, will government मांग टैक्स on this? Will government मांग टैक्स on this? Will government मांग टैक्स on this? Yes, इस पे गवर्नमेंट टैक्स मांगेगी। जी, कितने %? 30%। अच्छा, नेगेटिव में नहीं लिखना, हम नहीं जमा कराएंगे गवर्नमेंट को टैक्स, सॉरी गवर्नमेंट नहीं हमें टैक्स देगी। ओके, 14 to 30%, 12 नोट हो जाएगा। यहाँ पे CRE को लिखवा दे और NCI 70 52। थ्री 178 कितना? 290। सवाल खत्म हो गया। जी, होमवर्क का सवाल कितने लोग करेंगे दिल से? ले आओ। ओके, समझा दें दाएं बाएं आने वालों को, 1 मिनट। एस का नहीं है, एस का तो चले हैं, एस से तो हमें कंसर्न नहीं, इसमें 90% पी का है और 10% एनसीआई का। सो वी आर नॉट सपोज टू थिंक लाइक दिस कि हमारा सारा। एक सवाल होगा दरमियाना सा सिर्फ,
और हमारे पास किसी और का 90% है। हमें ऐसे नहीं सोचना, हमने बल्कि कैसे सोचना है कि एस के प्रॉफिट में किसी और का कितना है जी, एस के प्रॉफिट में किसी और का कितना है 10%। कितना आ गया 12 एज पर पैरा 34 ऑफ IAS 12 a deferred tax asset shall be recognized, a deferred tax asset shall be recognized for carry forward of unused unused tax losses and unused tax credits, for unused tax losses and unused tax credits if it is probable that future profit will be available. If it is probable that future profit will be available. ये कुछ भी नहीं है, दिस इज नथिंग। पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ना लोगों ने ये काम शुरू कर दिया था, ये और ये। तो स्टैंडर्ड ने कहा ये यार लुट मची हुई है तुम लोग 2 क्लास में, वैसे ही अपनी तरफ से मार रहा हूं। पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लोगों ने ये काम शुरू कर दिया था, तो स्टैंडर्ड ने कहा ये क्या हो गया, पागल हो गए, पागल ही हो यार, तुम थोड़ा बेहतर करो, बता दो क्या है ये क्या ट्री बना रहे हो, फिर इसको आगे भी कुछ करोगे इसके साथ। नहीं जी भाई ये तो बस ये 2 हिस्से करने हैं, क्योंकि कोई एक बच्चा परेशान होके क्लास के बाद आएगा बैलेंस शीट चली होती है, हाँ टीचर हाँ बैलेंस शीट टैली होती है, तुम जाओ बस, ये बैलेंस शीट नहीं है जी। बिल्कुल जी बिल्कुल। 31/12/1 की रात को जब मैं सोऊं, मैं खुशी खुशी सोऊं कि भाई ख्याली पुलाव बनाऊं, भाई मुझे जो है वो ख्याली बिरयानी पता नहीं आजकल नहीं बन रही वो, अच्छा ख्याली पुलाव, तो ख्याली पुलाव बनाऊं कि भाई मुझे 2002 में शायद प्रॉफिट आएंगे, और प्रॉफिट आएंगे उनमें से मैं ये लॉसेस माइनस करूंगा। स्टैंडर्ड कहता है देख लो, अगर आपको प्रॉफिट्स आने की उम्मीद है फिर इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करो, वरना तो ये लॉस किसी काम का नहीं है आपके, ठीक है। तो आमतौर पे बिजनेसमैन बिजनेस को देख के जज कर लेते हैं कि मुझे फ्यूचर में प्रॉफिट्स आने वाले हैं या नहीं आने वाले। बहरहाल इन एनी केस इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने की इजाजत है। अब सवाल ये है कि ये जो 60 का लॉस है, जरा मुझे कॉन्फिडेंस से बता दें ये फ्यूचर में क्या फायदा देने वाला है, जिसके लिए मैं डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉर्ड करूं। स्टैंडर्ड कहते हैं, क्या कहते हैं, डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉर्ड करना है। मुझे बताएं 60 के अगेंस्ट क्या फायदा मिलेगा जिसके अगेंस्ट मैं डेफर्ड टैक्स एसेट आज रिकॉर्ड कर लूं। फायदा आपके सामने है फ्यूचर का, फ्यूचर हमें फ्यूचर नजर आ रहा है, हम इतने लकी हैं कि आज के सवाल में हमें फ्यूचर नजर आ रहा है। मैं तो कह रहा हूं 31/12/1 की रात को ऐसे ही खड़े होकर सोचें कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, लेकिन हम तो इतने लकी हैं कि हमें फ्यूचर नजर आ रहा है। फ्यूचर में बताएं क्या फायदा हुआ है, कमाया कितने 140 पे टैक्स तो 12 नहीं बनता, हो तो बहुत ज्यादा बनता है 140 पे, लेकिन 140 कमाया, टैक्स किस पे दिया, सिर्फ 40 पे। आप बताएं अगर मैं एक की रात को खड़ा हूं और अभी 2002-03 नहीं आया तो क्या मुझे फ्यूचर में मुझे फ्यूचर में फायदा नजर आ रहा है? क्या फायदा नजर आ रहा है? प्रॉफिट कमाऊंगा, लॉस पड़ा होगा, उस लॉस को प्रॉफिट में से माइनस करूंगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, टैक्स कम देना पड़ेगा। क्या बताएं 31/12/1 की रात को मुझे खड़े होके ये नजर आ रहा है कि फ्यूचर में मुझे फायदा आने वाला है। क्या फायदा आने वाला है कि टैक्स लॉज ऐसे स्ट्रक्चर हुए हैं कि फ्यूचर में आई विल सेव टैक्स और आई विल पे टैक्स, आई विल सेव टैक्स। इस साल जान मार के 140 का प्रॉफिट कमाया, लेकिन शुक्र है टैक्स गवर्नमेंट ने 140 पे नहीं मांगा, टैक्स गवर्नमेंट ने सिर्फ किस पे मांगा, 40 के ऊपर मांगा। इसलिए तो स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है कि डेफर्ड टैक्स एसेट 2 वजह से क्रिएट होता है, एक डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस की वजह से
और एक लॉसेस की वजह से। डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस की वजह से तो हम आज तक डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट कर रहे हैं। आज पता चला, एमसीक्यूज में अगर सवाल आए, आज पता चला कि डेफर्ड टैक्स एसेट दो वजह से क्रिएट होता है। नंबर वन, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, वो आज नहीं है, वो आज नहीं है, छोड़ें। वैसे कुछ लोग कहते हैं ये भी डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है, डिडक्टेबल। अच्छा भाई, एक बात सुन लें यहाँ पे। कुछ लोगों के जहन में ये सवाल आ चुका होगा, कुछ लोगों के जहन में ये सवाल आएगा। इस पे थोड़ी सी एक डिटेल्ड बात है, समझ आ गई तो भी खैर है, ना भी समझ आई। एज पर IAS 12, a deferred tax asset shall be recognized for carry forward of unused tax losses and unused tax credits if it is probable that future profits will be। अगर probable हो कि फ्यूचर में क्या अवेलेबल है, प्रॉफिट्स। अगर फ्यूचर में प्रॉफिट्स अवेलेबल नहीं है तो फिर अनयूज्ड टैक्स लॉस का डेफर्ड टैक्स एसेट बनाने की जरूरत नहीं है। अब किस अनयूज्ड टैक्स क्रेडिट्स नहीं, कभी टेस्ट नहीं करेगा वो। स्टडी टैक्स में भी कोई नहीं टेस्ट वो हुए हुए डिस्कस। अनयूज्ड टैक्स क्रेडिट टैक्स में से लेस टैक्स क्रेडिट माइनस, वो नहीं करेगा। ओके चलें जी, वर्किंग नंबर 2। तो जो हज़रात लेट आए हैं इधर देखें, हमने कुछ भी नहीं किया, एक सवाल शुरू किया था, उसमें प्रॉफिट और लॉसेस दोनों आए थे, तो अकाउंटिंग डेप्शन ऐड कर दी, टैक्स डेप्शन माइनस कर दी, ये प्रॉफिट्स आ गए। अब देखें इधर 60 का प्रॉफिट आया इस साल, पिछले साल का लॉस, सॉरी 60 का लॉस आया इस साल, पिछले साल का लॉस कोई नहीं था, तो टोटल लॉस 60 ही है फिलहाल। 60 के लॉस पे गवर्नमेंट टैक्स नहीं मांगा। इस 60 के लॉस को अगले साल माइनस करने का प्रोग्राम था, लेकिन अगले साल फिर लॉस आ गया, तो लॉस लॉस जमा हुआ तो लॉसा बन गया ये 100 का। अब अगले साल प्रॉफिट आया तो इस लॉस को खा लिया उसने। ओके चलें जी, गेन रिकॉर्ड की है पी ने। अब जब वो बड़े डीप डाउन उन्होंने जाके सोचा, बेचा है पी ने तो गेन रिकॉर्ड किया पी ने। जब गेन रिकॉर्ड किया पी ने तो पी के गेन रिकॉर्ड करने की वजह से पी की इनकम बढ़ गई, और इस गेन का नाम होगा अनरियलाइज्ड गेन। इस गेन का क्या नाम होगा? अनरियलाइज्ड गेन। जब पी ने ये अनरियलाइज्ड गेन रिकॉर्ड किया और एसेट बेच दिया एस को, तो डेफर्ड टैक्स एसेट बनाना है, क्योंकि नजर आ रहा है आपको, इसकी वजह से फ्यूचर में बेनिफिट होना है। जी बोले भाई, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस। नहीं, आज टैक्स रेट डिफरेंट नहीं है, टैक्स। ओके जी बोले 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 नहीं 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 नहीं, पहले पीपी। भाई वो भूल गए, वो भी तो एक टेम्परेरी डिफरेंस है डेप्रिसिएशन की वजह से। वो क्यों भूल गए आप लोग? अजीब अजीब लोग हैं, कहते भूल जाके भूल गया, अजीब लोग। अच्छा एसेट की कॉस्ट बताएं। 120 पहले साल की डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग वालों की। कॉस्ट बताएं पहले साल की डेप्रिसिएशन टैक्स वालों की। 60 कॉस्ट माइनस 1 year depreciation will give you BB. Cost minus 1 year depreciation will give you tax WDV. 60. Clear? If carrying amount of asset is greater than, then it will give us
बोले 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 टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस कितना? नोट करें फिर लॉसेस का लिखता हूं। पी और एस को नहीं बिके वो यूनिट्स जिसने खरीदा है एसेट, उसने आउटसाइड वर्ल्ड को बेच दी हैं चीजें। तो जब उसने आउटसाइड वर्ल्ड को बेच दी है तो इट इज नॉट डेप्रिसिएशन। फिर उन किताबों में इसको डेप्रिसिएशन भी नहीं कहते, आपके समझने के लिए डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है यहां, तो फिर वो डेप्रिसिएशन भी नहीं कहते, वो कहते हैं इट इज द रिवर्सल ऑफ गेन। उसे चाहिए कि गेन रिवर्स करे। हमने एक चीज पढ़ी थी ना इन्वेंट्री में कि अगर पी एस को इन्वेंट्री बेचे और एस उस इन्वेंट्री को आगे बेच दे तो देयर इज नो अनरियलाइज्ड गेन। सिमिलरली अगर पीएस को एसेट बेचे और एस वो एसेट इस्तेमाल करना शुरू कर दे और इस्तेमाल कर, गलती से किताब के अंदर कैरिंग अमाउंट के कॉलम में भी फिगर लिखी हुई है, उसको छोड़ दीजिएगा सॉल्यूशन में। तो आपने सिर्फ डिफरेंस का कॉलम यूज किया करना है। डिफरेंस के कॉलम में बता दें व्हाट इज अनयूज्ड टैक्स लॉस 60 एंड टेल मी anything about this 60. Is this 60 taxable in future or is this 60 deductible in future? Deductible in future. So that's why I write the word deductible temporary, which will give us deferred tax asset. जो हमें कौन सा asset देगा? Deferred tax asset. चलें जी। क्या जवाब आया? 40 कौन सा? भाई आज के बाद आपको बता दूं किताब के अंदर जो हुआ है आप उस तरह कर सकते हैं। टैक्सेबल के साथ प्लस का साइन लगा होता है, डिडक्टेबल के साथ माइनस का साइन लगा होता है, ऐसे ही समझने के लिए ताकि जरा आसानी हो जाए। एंड पे अगर माइनस आए तो उसको डिडक्टेबल कहते हैं, तो उसके ऊपर रेट लगे तो डेफर्ड टैक्स एसेट आता है। तो किताब में आसानी के लिए प्लस माइनस के साइन यूज किए हुए हैं फॉर द पर्पज ऑफ सेविंग द टाइम इन पेपर। अगर 6-7 हो, अभी तो आपने नेट कर लिया ना, क्या भारी है डीटीडी, चलो जी डीटीडी लिख दो, लेकिन ज्यादा आइटम्स हो तो प्लस माइनस के साइन चल जाते हैं जी। टैक्स एट द रेट ऑफ 30%, जी बोले 12। व्हाट इज दिस 12? डेफर्ड टैक्स एसेट एज ऑन बोले 31/12/2001, 31/12/2001। वर्किंग 3 डेफर्ड, ये नई लाइन आई है आज, अनयूज्ड टैक्स लॉसेस, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश बनानी पड़ेगी। वी कैन अवॉइड एनसीआई अकाउंट, वी विल अवॉइड एनसीआई अकाउंट, रादर वी विल नॉट प्रिपेयर एनसीआई अकाउंट। तो एमसीक्यूज में ना बड़ा काम का काम किया करें। देखें जी इधर इक्विपमेंट 80 को पकड़ लेते हैं, 80 को पकड़ लें, क्लोजिंग WDV बोले हाँ स्ट्रेट लाइन है, मैंने कौन सा रेट लगाना है, मैंने 80 - 40 करना है, या अगर नहीं आपको पसंद तो ठीक है, फिर ये 120 - 40 × 2 जैसे भी कर लें, आपकी मर्जी है। तो क्लोजिंग WDV ओपनिंग WDV माइनस डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, -6 40 0। लो जी, टैक्स वालों की नजर में एसेट फुल्ली डेप्रिशिएट हो गया। If carrying amount of asset is greater than tax base of asset, then it will give us taxable temporary difference. Okay. Unused tax losses. बोलें कितने हैं? 2002 में
से 4 मिलियन शेयर किसके घर पड़े हुए हैं? एनसीए के घर पड़े हुए हैं, इमरान खान के घर पड़े हुए हैं। बाकी 16 मिलियन किसके पास थे? सऊदी किंग के पास। वो 16 मिलियन लेके आ गया। तो बताएं सऊदी किंग क्या लाया? सऊदी किंग सब्सिडरी लाया या सब्सिडरी के ओनरशिप का सबूत लाया? सब्सिडरी की ओनरशिप का सबूत लाया। ये तो नहीं सऊदी किंग सब्सिडरी उठा के ला रहा है यार इन्हों ले जाओ पे एसेट बनाए या 40 पे? पिछले साल 60 पे डेफर्ड टैक्स एसेट बना लिया है, इस साल 100 पे बना ले डेफर्ड टैक्स एसेट या 40 पे? भाई 100 वाले बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 40 वालों की सोच सही है, बट वो एज ऑन का लफ्ज नहीं पढ़े। एज ऑन तो कोई नहीं, टी काउंट बनेगा ना, टी काउंट, उसमें वो मसला सेटल हो जाएगा। टी काउंट में क्या होगा? टी काउंट में ब्रॉड डाउन पड़ा होगा, इधर से कैरी डाउन फेंकेंगे, वो बैलेंसिंग इसी साल का आएगा। बैलेंसिंग के बारे में परेशान नहीं होना। तो वो जो समझ रहे हैं 40 पे क्रिएट करने, मेरे भाई टी काउंट में फिगर्स जानिए, टी काउंट वो आपकी बात को काउंट फॉर कर लेगा। अभी जो हजरात बोल रहे थे 40 पे क्रिएट करें, वो इस लफ्ज को देखें, क्या लिखा हुआ है? एज ऑन। एज ऑन जी, एज ऑन बता दे डिफरेंस कितना है इसका? 200। रिटेन्ड अर्निंग प्री की बोले थोड़ी सी इंग्लिश अच्छी समझ आनी चाहिए ना डायरेक्ट फिगर्स उठाने के लिए, क्योंकि अब बैलेंस शीट तो दी नहीं हुई, तो बैलेंस शीट से तो हम फिगर्स उठा नहीं रहे। तो जरा पता सही ये कितना है, ये कितना है, ये क्यों नहीं 20? इधर भी आपको बोलना चाहिए था, समझे बात? इधर भी आपको बोलना चाहिए था, आपको कहना चाहिए था वो डिफरेंस तो इस साल 20 का है। नहीं भाई, ये डिफरेंस है जोन है, आज तक का डिफरेंस है। अब होगा क्या? टी काउंट में ये वाला डिफरेंस डालेंगे, यहां से क्रिएट होके टी काउंट में ये जाएगा, इधर से टी काउंट में ये जाएगा। जब 20 और 40 जाएगा तो नेट करके डीटीई जो बैलेंसिंग आएगा वो फॉर द ईयर आएगा या एज ऑन आएगा? डीटीई जो बैलेंसिंग आएगा वो फॉर द ईयर आएगा। इसलिए मेरे भाई आज आपको इस कैलकुलेशन की लॉजिक समझ आ रही है? ये कैलकुलेशन एक साल के डिफरेंस शो करती है या आज तक के? आज तक के डिफरेंस शो करती है। ये कैलकुलेशन आज तक के डिफरेंस, दोबारा समझे, इस साल हमारा और इनका कितना इख्तलाफ है, अगले साल हमारा और इनका कितना इख्तलाफ है? 20 का। चलें जी, पहले साल कितना इख्तलाफ था, दूसरे साल के एंड पे आज तक कितना इख्तलाफ था? आज तक 40। तो ये कैलकुलेशन हमेशा किस पे करनी है? एज ऑन। तो मेरा सवाल अब क्या है? व्हाट आर द अनयूज्ड टैक्स लॉसेस एज ऑन 31/12/2002, नॉट फॉर द ईयर, एज ऑन 100। तो आपके लिए तो आसान हो गया, आपने तो सीधे रट्टा मार लेना है। पेरेंट ने क्या किया? पैसे दे दिए 50 मिलियन और 90 मिलियन देने का वादा कर लिया। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, 50 दे दिए, 90 देने का वादा कर लिया। अच्छा, 90 को किसी फ्यूचर इवेंट पे डिपेंडेंट तो नहीं रखा कि अगर एस ने अच्छा परफॉर्म किया तो 90 और दे देंगे, एस ने बुरा परफॉर्म किया तो डिपेंडेंट तो नहीं रखा। 90 में कोई जरा ढूंढे, 90 में कोई चीज डिपेंडेंट हो के यार ये हुआ तो ऐसा करेंगे, ना ना ना, बस सिंपल सा सवाल है, आज कितने ले लो, आज कितने, फिर तो डेफर्ड टैक्स एसेट देगा जी। टोटल 60। क्लियर? ओके, चलें जी, बोलें। 60 into 3। चलें जी, करें। वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो लीज में डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला यूज करते थे। लेकिन मुझे बता दें कि एनओटी का फॉर्मूला लगाएंगे यानी मुसलसल पेमेंट्स हैं या एक पेमेंट्स हैं, तो जीआरबी यूजीआरबी की तरह डिस्काउंट कर लेते हैं। सिंपल डिस्काउंटिंग जो होती थी, तो 3 साल बाद जीआरबी यूजीआरबी मिलती थी, उसकी डिस्काउंटिंग कैसे करते थे जी? अमाउंट बताएं। 90 इंटू
1.1 रेज टू पावर -3, क्योंकि हम किस दिन खड़े हैं, यकम जनवरी 17 को, तो क्योंकि लॉस फ्यूचर में फायदा देगा। आ जाओ फर्स्ट रो में आ जाओ, एक फर्स्ट रो में आ जाए, एक फोर्थ में आ जाए, मुस्कुराए बगैर। जी बोले। कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस, टैक्स। ओके। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। What is opening WDV? What is depreciation for the year? That comes to 0. What is opening WDV? What is depreciation for the year? 0. That comes to 0. If you deduct 0 from 0, you will get a figure that is 0. It is not taxable, it is not deductible. Okay. What are the unused losses? Unused losses. All are used. All are used. There. और अगर इधर होता 150, या सॉरी इधर होता 90, तो 90 नेगेटिव 100. 10 was still unused. 10 was still unused. Okay. क्या? Gave owners of S, old owners लिखें, P gave old owners of S, S के old owners को, P gave old owners of S 2 shares of P, 2 हमारे शेयर ले लो, तुम्हारे कितनों के बदले में? आप बता दें 16 डिवाइडेड बाय 3 करना पड़ेगा, फिर पता चलेगा कि कितने 3 के। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, आप डेफर्ड टैक्स अकाउंट बनाओ, बस इन तीनों का पकड़ के ना डेफर्ड टैक्स का अकाउंट बनाओ। कॉपीज करा के रखिए हो अबू बकर भाई, ठीक है, ये पड़ी हुई है, बनाएं जी, डेफर्ड टैक्स अकाउंट बनाएं। वालेकुम अस्सलाम। भाई ओरिजिनल को प्रॉपर फाइल करो कहीं, ये सफ़े भी बांटते रहे, साथ साथ सवाब का काम करते रहे। और मैन, व्हाई यू लेट टुडे? स्पोर्ट्स डे की वजह से घर नहीं जा रहे, वो लोग हाथ खड़ा करें। ये देखें, ये है रियल कुर्बानी। गए गुजरे जमाने में जबरदस्त। जी होमवर्क मिलेगा आज, आखिर 1-2 मिनट में लिखवाऊंगा पूरा। भाई यही दिन होते हैं, फिर आपको पता है फरवरी में आपको सर खुजाने का टाइम नहीं होता, एक बंदा रखना पड़ता है सर खुजाने के लिए, यही दिन होते हैं। 35 फेस वैल्यू 10 है ना, तो प्रीमियम इस तरह की मिलती जुलती एंट्री राइट शेयर्स की मिलती जुलती एंट्री थी। जी बोले। कोने में पकड़ा दे। पेज दे दीजिएगा एंड पे। भाई ये पेज पकड़ लो, एंड पे चला दो।
जी छोड़े पेज को अभी, तो किधर क्या पेज किसी को ना मिला हो, पेज नहीं मिला, लेट आने के साथ यही होना चाहिए, मैं तो इसी चीज का कायल हूं। ओके, वर्किंग नंबर बोले 5। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट अकाउंट 31/12/1 डेफर्ड टैक्स एसेट ओके 31/12/2 18 पेरेंट एग्री टू पे 90 कितने साल बाद, तो प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें। पेरेंट ऑल्सो गेव ओनर ऑफ एस 2 शेयर्स ऑफ पी, मेरे 2 शेयर ले लो, तुम जो अपने 3 दे रहे हो ना, तो मेरे 2 शेयर ले लो। तो अगर वो अपने 3 शेयर दे रहे हैं 16/3, तो फिर इसको 2 मिल रहे हैं, तो मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। ओके, इट्स ओवर। अच्छा, पेपर में आप ये नहीं करना, आपने ये मैंने आपको इसलिए कराया ताकि अगर बड़ा सवाल आए तो बैलेंस शीट के फेस पे पोस्टिंग आसान हो जाए। ठीक है, इसको नॉन करंट लायबिलिटीज में शो कर। सुन रहे होते बातें? अच्छा, नीले नीले किधर जा रहे हो? नीले शर्म, इधर आओ। ओ नीले इधर क्या कर रहे हो? उधर जाओ। जी 18। अब आप क्या पसंद करेंगे? प्रॉफिट लॉस पसंद करेंगे, बैलेंस शीट पसंद करेंगे, नोट पसंद करेंगे, क्या पसंद करेंगे? मुस्कुरा गए हैं भाई, आप क्या पसंद करेंगे? अच्छा, मैं नोट बना रहे हैं। ओके, हमने बड़ों से सुना है कि सखी बंदा ना मेहमान से ये नहीं पूछता ठंडा पिएंगे या गरम, दोनों ला के रख देता है, जो मर्जी भी है। कुछ तो आजकल ऐसे पूछते हैं, चाय तो नहीं पिएंगे? अगला कहता नहीं। अच्छा चलें ठीक है, बेटा पानी ले आओ अंकल के लिए। एक साहब कहते हैं मेरे पास मेहमान आए, इस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं था खिलाने पिलाने को, तो मैंने अपने सर्वेंट को आवाज दी, अच्छी तरह से ग्लास धो के पानी ठंडा करके जो है वो इनके लिए ले आओ। अब अगला बंदा खुश हो गया, खुश हो गया। तो कुछ भी ना हो ना, तो अगले को रिस्पेक्ट आप दे सकते हैं। ओके, तो अल्फाज मैटर, डू मैटर। अच्छा जी, इसे मैं यहां लिख देता हूं, इन्वेस्टमेंट वर्किंग फॉर 598.15। वो राइट साइड आपके समझने के लिए सिर्फ। आज आप होमवर्क करेंगे जब, तो सॉल्यूशंस में आपको ये फॉर्मेट मिलेगा। चलें जी आगे, आप भी करेंगे ना होमवर्क? जी बिल्कुल जी, बहुत अच्छे बच्चे, आगे चलें। एट 31/17 बताएं जी, 2001 का सिटी 0/0/12।
ओके हमें नहीं पता ये लायबिलिटी एसेट अकाउंट मिक्स चलता है। ओके इधर देखें, हमें इस साइड से कंसर्न नहीं होती, देखिए नहीं रहे, हमें इस साइड से कंसर्न नहीं होती, हमें इस साइड से कंसर्न नहीं होती, हमें इस वक्त DTE से कंसर्न है सिर्फ। जी बोले वैसे तो सिंपल बात बता दूं, ये रिवर्सल है, ये रिकॉर्डिंग है, ये आपको याद कराया, ये रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग नेगेटिव साइन के साथ, एक्सपेंस पॉजिटिव साइन के साथ। रिकॉर्डिंग नेगेटिव साइन के साथ, एक्सपेंस रिकॉर्ड करना, जाहिर बात है एक्सपेंस माइनस साइन के साथ ही आएंगे, और रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस पॉजिटिव साइन। 408.15 ये तो वर्किंग्स में चला गया ना। One 44 वाई इसी तरह तो टाइम ज़ाया होता है, इसी तरह तो टाइम ज़ाया होता है। Six 12 जर्नल एंट्री समझने के लिए की है ताकि याद रहे रिकॉर्डिंग और रिवर्सल। ओके नेक्स्ट ट्राई करें जरा, ट्राई करें। देयर आर नो परमानेंट डिफरेंसेस। साइंस से घूमना नहीं है, साइंस से परेशान नहीं होना। अब देखते रहे 9.2 reconciliation of PBT with tax, reconciliation of PBT with tax, PBT की reconciliation टैक्स के साथ। जी प्रॉफिट स्लैश लॉस बिफोर टैक्स। ओके ये 40 20 100 सीट बेल्ट, छुरी पकड़े और टैक्स लगाए, 90 पे ले जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही अंदाजे मार लेते हैं। चले भी फिलहाल 70 पे ले जाते हैं इस साल। 2 की ग्रोथ डाल दें, चले 3 की डाल दें। कोई तरीका होना चाहिए, तो तरीका ये है 68 पे लगाएंगे 10%, 68 पे लगाएंगे 10%। अच्छा इस तरीके की ना बड़ी डिटेल हमने पढ़नी है जब हम डीकमिशनिंग करेंगे। डीकमिशनिंग होती है, डीकमिशनिंग इससे सिमिलर होगी। सुने कैसे, आज प्लांट इंस्टॉल, अब ये नहीं कहना क्लास के बाद जाके मेरी रिकॉन्सिलेशन 60 से आउट हो गई, डबल से आउट हो गई। नहीं, आपको शायद पहले दिन से आप नोट कर रहे हो इस बात को कि इधर जवाब नेगेटिव आता था, इधर पॉजिटिव आता था, लेकिन हम फिर भी कहते थे रिकॉन्सिलेशन मैच कर गई है। कोई नहीं, असल में हम इस मेथोडोलॉजी पे चल रहे हैं कि हम एक्सपेंसेस के लिए वैसे ही नेगेटिव यूज करें। यहाँ हम नेगेटिव यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ भी कर सकते थे, लेकिन एक बार याद रखिएगा
ये बात कितने लोगों को याद है? यहाँ नेगेटिव आता है हमेशा, यहाँ पॉजिटिव आता है। ये तो नई बातें हो गई ना शुरू। ये बात कितने लोगों को याद है? जरा हाथ खड़ा करें। यहाँ नेगेटिव आता है, यहाँ हमेशा पॉजिटिव आता है। फिर भी हम क्या कहते हैं? रिकॉन्सिलिएशन मैच कर गई, और मैच बिल्कुल कर जाती है। ऐसे ही हमने समझने के लिए अपने साइन यूज किए हैं। साइन का और कोई मकसद नहीं है। लेकिन इधर देख लें, अब इधर पॉजिटिव आ रहा है, इधर नेगेटिव। इट मींस कि रिकॉन्सिलिएशन क्या कर गई है? मैच कर गई। सही है, बिल्कुल सारा सही हो गया। तीन जनरल एंट्रीज और थी, सीटी डेबिट, सीटीपी क्रेडिट, सीटी डेबिट, सीटीपी क्रेडिट, सीटी डेबिट, सीटीपी क्रेडिट। ओके, जमाना हुआ बिलाल भाई, जमाना हुआ प्रॉफिट एंड लॉस ही नहीं बनाया, बनाना भी भूल गए होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस बना लेते हैं। ओके, प्रॉफिट स्लैश लॉस बिफोर टैक्स जी 2001। देखते नहीं इधर, पहले दिन प्रॉफिट एंड लॉस बनाया था, पहले दिन भी बनाया था, दूसरे दिन भी बनाया था, तीसरे दिन भी बनाया था। फिर उसके बाद जो है वो 12-13 दिन हो गए नहीं बना कभी। करंट एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट, एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट कम होता है, एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट कम होता है। सही। अब आ जाए एक्सपेंस कम होने, देखिए एक्सपेंस कम होने से प्रॉफिट, एक्सपेंस कम होने से प्रॉफिट एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट इंटरेस्ट को डेबिट करते हैं। अगर हर साल के एंड पे इन्वेस्टमेंट डेबिट करेंगे भी तो वर्किंग वन ही बार बार हिलती रहेगी, तो इसको इन्वेस्टमेंट में नहीं लेके जाना, इसको कहां लेके जाना है? फाइनेंस कॉस्ट में। ओहो, हमारे हाथों में तो प्रॉफिट लॉस है ही नहीं। हमारे हाथों में तो प्रॉफिट लॉस है ही नहीं। मुझे बताएं ये खरीदा किसने है? पी ने। ये वादा किसने किया कि इतने अरसे बाद पैसे दे दूंगा? पी ने। तो पी की सारी एडजस्टमेंट टाइम कहां जाती है? लॉस में। प्रॉफिट लॉस के पहले दो पोर्शन वही है, वो जो नोट का ऊपर वाला पोर्शन है, याद होगा। ये दो लाइनें वही है जो नोट का ऊपर वाला पोर्शन है, सेम होती हैं ये। अच्छा, अब इस टॉपिक की ब्यूटी देखें भाई, ऊपर 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 ब्यूटी देखें इस टॉपिक की। जब तक ये टॉपिक नहीं होता था तो बंदे को आता था लॉस 40 का, गवर्नमेंट कहती थी कोई टैक्स जमा ना कराओ। इस टॉपिक ने कहा नहीं, तुम्हारा टैक्स रिसीवेबल का हक हासिल हो गया गवर्नमेंट से। इसने कहा नहीं, गवर्नमेंट टैक्स वापस तो नहीं करती। उन्होंने कहा गवर्नमेंट टैक्स वापस नहीं करती, लेकिन गवर्नमेंट प्रॉफिट्स में से लॉसेस माइनस करने देगी आपको। एक फायदा है, उसे रिकॉर्ड करो और यूजर को परेशान ना करो कि 40 का नुकसान आया है। इस 40 के नुकसान के बदले फ्यूचर में फायदा मिलेगा तुम्हें। 40 का नुकसान नहीं आया, तुम्हारा नुकसान 28 का। रिलैक्स करो। और अगर कोई मसला है तो टैक्स लॉ पढ़ के देख लो, इस लॉस के अगेंस्ट तुम्हें फ्यूचर में फायदे देंगे गवर्नमेंट वाले, परेशान ना हो। इस टॉपिक से पहले ये नहीं होता था।
जब ये IAS 12 नहीं था दुनिया में, उस वक्त लोग क्या करते थे, 40 का नुकसान, 0 का टैक्स, नुकसान 40 का। लेकिन इस टॉपिक ने कहा कि डेफर करके फायदा आना है। अब ये फायदा नहीं आना, डेफर करके फायदा आना है। उस फायदे को रिकॉर्ड कर लो और ये फायदा कंफर्म है। नेक्स्ट, अगले साल देखें, अगले साल कितना नुकसान आया, 20 का। अब पुराने जमानों में 20 का नुकसान ही यहां लिखा होता था, लेकिन 20 के नुकसान के अगेंस्ट कितना फायदा आने। अब आप परेशान हो रहे थे कि पूरे 100 पे रेट लगा दिया है, कोई परेशानी वाली बात नहीं, देख लें जिससे सिर्फ इस साल वाला 20 था उसी का पोर्शन पड़ा हुआ है ना। बहरहाल ये आगे डिटेल में बात हो जाएगी, इसको छोड़े परे। तो इस टॉपिक से पहले ये इशू, जो ये एंट्री मैंने क्यों नहीं की वर्किंग वन में, 31 दिसंबर को ही है ना, तो एक्विजिशन डेट की तो एंट्री नहीं है जी। कैसा सवाल था, वेरी इजी। क्या, हाँ जी बोलो, इंटरेस्ट एक्सपेंस। नहीं, वो जाती किताबों में रिकॉर्ड नहीं करता, ये सिर्फ कंसोलिडेटेड किताबों में रिकॉर्ड हुई है। अगर बता दे तो फिर ठीक है, जाना है, ऐसी बात नहीं है। असल में हमारे और टैक्स वालों में इख्तलाफ, कुछ चीजों में 2 साल बाद रिमूव हो जाने होते हैं, कुछ में अगले साल रिमूव हो जाने होते हैं, कुछ के अंदर 10 साल बाद रिमूव होने होते हैं फिक्स्ड एसेट्स में, कुछ इंटेंजिबल्स में 20 साल बाद इख्तलाफ रिमूव होना होता है। इसलिए अकाउंटेंट्स ने कहा करंट नॉन करंट को बाइफरकेट करना इस टॉपिक में तकरीबन इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है इस टॉपिक में करंट नॉन करंट की बाइफरकेशन। इसलिए अकाउंटेंट्स नतीजे पे पहुंचे कि हमेशा अगर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होगी तो नॉन करंट लायबिलिटी में जाएगी, और डेफर्ड टैक्स एसेट होगा तो, ये बात आपसे पहली दफा हुई है, बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स में शो कर दें डेफर्ड टैक्स एसेट। जी कैरी डाउन बता दें कितने, 12, 18, 0। इट इज डेफर्ड टैक्स एसेट। और अगर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होती, आपके समझने के लिए, सिर्फ समझने के लिए, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होती तो कहां चली जाती, नॉन करंट लायबिलिटीज में। अच्छा ये कहां जाना है, करंट टैक्स पेएबल, ये जो गवर्नमेंट को देना है। किसी ने टैक्स पढ़ा हुआ है, उसको पता है 30 जून का टैक्स गवर्नमेंट को कब जमा कराना होता है, 30 सितंबर को। तो कितने महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर या 3 साल के अंदर। तो 3 महीने के अंदर का क्या मतलब, करंट टैक्स हमेशा जो है वो करंट लायबिलिटीज में जाएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट को जमा कराना है आपने, ये हमेशा करंट लायबिलिटीज में जाएगा। CTP, लेकिन प्लीज इसका सही नाम ये नहीं है, बैलेंस शीट के फेस पे इसका नाम है प्रोविजन। प्रोविजन का क्या मतलब है, ये फिगर चेंज हो सकती है। प्रोविजन फॉर टैक्स 0, बोले 0, 12। First time we have prepared the balance sheet extracts in deferred tax. आपको रोने की आवाजें आ रही है क्लास में, रोने की आवाज आ रही है, कान लगाए। पेज 256 के ऊपर जाए ना, पेज 256 पे क्वेश्चन 77 कर रहे हैं हम। इसकी रिक्वायरमेंट रो रही है, मुझे तो पढ़ लो यार, क्या लगे हुए हो और क्या हो रहा है इधर, देख तो लो मैंने पूछा क्या है, पागलों की तरह लगे हुए हो।
हो सकता है जिसको तुमने वर्किंग बनाया हो उससे मैंने मेन चीज मांगा हो। चलें जी पढ़ना शुरू करते हैं। रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट द टैक्सेबल प्रॉफिट एंड करंट टैक्स। जी वर्किंग का नंबर बताएं। बोले 1 में टैक्सेबल प्रॉफिट भी है और टैक्स भी है। रिक्वायरमेंट है हमने वर्किंग 1 में कर ली। रिक्वायरमेंट भी कैलकुलेट द डेफर्ड टैक्स बैलेंस एज ऑन 31 एज ऑन ईयर एंडेड 2001-2002। भाई अगर कभी ये सवाल आए ना पेपर में, कैलकुलेट द डेफर्ड टैक्स बैलेंस एज ऑन, खाली इतना सा सवाल आ जाए, रेड शर्ट, खाली इतना सा सवाल आ जाए, कैलकुलेट द डेफर्ड टैक्स बैलेंस एज ऑन 2001-2002, तो फिर मेरे ख्याल से इतना काफी है, टी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। टी अकाउंट से तो डीटी बैलेंसिंग आता है ना, तो डेट इज एनफ। डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी एज ऑन निकाल दी है तुमको, 0 है, 18 है और 12 है। मेन बात हो रही है, आप लोग पता नहीं किधर लगे हुए। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन। नेक्स्ट प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स। ओके ये प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स, वर्किंग तो है नहीं, मेन है। अच्छा नेक्स्ट प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स एज ऑन ईयर एंडेड, ओनली डिस्क्लोज द डेफर्ड टैक्स बैलेंस। ओ ओनली डिस्क्लोज द डेफर्ड टैक्स, हमने तो करंट भी शो कर दिया, चलें खैर है। ओनली डिस्क्लोज द डेफर्ड टैक्स बैलेंस, बैलेंस शीट में डेफर्ड टैक्स। प्रिपेयर अ नोट ऑन टैक्सेशन फॉर इंक्लूजन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 2001-2। ओके नाउ पास्ट पेपर्स की तरफ आए और पास्ट पेपर की रिक्वायरमेंट्स पढ़ें। असल में ना आज पहली दफा सारा सवाल खुला है व्हाइट बोर्ड पे, पूरी अकाउंटिंग, जनरल एंट्रीज, टी अकाउंट्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, नोट, सब बना हुआ है। और सवाल बड़ा आसान सा था आज। अच्छा भाई पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की रिक्वायरमेंट सेम है। मैं क्या करूं, ये नोट मांगा हुआ है, 3 में भी नोट मांगा हुआ है। अच्छा 4 की रिक्वायरमेंट पढ़े आज। बेस्ड ऑन अवेलेबल कंप्यूट द करंट एंड डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2008। कंप्यूट द करंट एंड डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2008। ओके टेल मी tell me the current and deferred tax expense for 2003. What is the current tax for 2003? What is the deferred tax for 2003? 18. अब मेरे ख्याल से इस सवाल को आपने कैसे सॉल्व करना है, इसमें करंट टैक्स की वर्किंग करेंगे आप, उससे करंट टैक्स एक्सपेंस आ जाएगा। सवाल की पहली रिक्वायरमेंट है करंट टैक्स एक्सपेंस निकालो, उसके बाद आप डेफर्ड टैक्स की वर्किंग करेंगे तो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस नहीं आएगा, यहां से डेफर्ड एक्सपेंस नहीं आएगा, ये करनी पड़ेगी वर्किंग। फिर आप बनाएंगे टी अकाउंट, यहां से आएगा एक्सपेंस। अब एक फिगर ये निकल आई, 2003 की बात करूं मैं, एक फिगर ये निकल आई 18, एक 12 निकल आई, ये 2 मेन फिगर्स हैं। अब मुनासिब है कि इसको ना नोट मांगे उसने, ना प्रॉफिट लॉस, ना बैलेंस शीट, मुनासिब है कि कम से कम इतना हिस्सा तो बना ही देना, बस इतना सा बना दीजिएगा, लेकिन ऊपर नोट ना लिखिएगा। और सवाल की रिक्वायरमेंट है टैक्स एक्सपेंस बताओ, ये टैक्स एक्सपेंस ये वाला इतने, ये वाला इतने, तो नोट का इतना सा हिस्सा अगर आप बना देंगे तो मेरे ख्याल से सवाल की रिक्वायरमेंट फॉलो हो जाएगी। कैलकुलेट डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस एंड करंट टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर। फॉर द ईयर पूछा है, फॉर द ईयर पूछा है, एज ऑन नहीं पूछा। व्हाट इज द डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर 2003? व्हाट इज करंट टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर 2003?
व्हाट इज डेफर्ड टैक्स एज ऑन 31 दिसंबर 2003? जीरो। अगर ये पूछता तो फिर जीरो था, ये भी आ सकता था। कैलकुलेट डेफर्ड टैक्स एज ऑन, इधर क्या लिखा हुआ है, फिर वो जीरो होता। अच्छा ये फिर 12 ही होता, इसमें तो यही पेएबल होता है, ये पेएबल तो 12 ही है, लेकिन वो फिर जीरो होता। एज ऑन नहीं पूछा हुआ उसने। अच्छा क्वेश्चन 5 पढ़ें जी, क्या है रिक्वायरमेंट, बताएं क्या रिक्वायरमेंट है। वही तो मेरे ख्याल से अपन नोट का इतना सा हिस्सा अगर बना देंगे तो डेट इज एनफ। 6 की वही रिक्वायरमेंट है। 7 प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेशन। ये वाली 3 एंट्रीज और ये वाली 3 एंट्रीज। अगर हमारा वाला सवाल होता तो 6 एंट्रीज टोटल करके आते। और प्रिपेयर अ रिकॉन्सिलिएशन। अच्छा रिकॉन्सिलिएशन, इसने, ये बहुत पुराना सवाल है, रिकॉन्सिलिएशन नोट ही होता है, पता नहीं इसने खाली रिकॉन्सिलिएशन क्यों मांगी है। आप बेशक पूरा नोट ही ना दीजिएगा। क्वेश्चन 8 प्रिपेयर जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मार्च टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग करंट एंड डेफर्ड टैक्स। सिर्फ ये 2 एंट्रीज से गुजारा नहीं चलेगा, लीज की एंट्रीज भी करनी पड़ेंगी, लीज की एंट्रीज भी करनी पड़ेंगी। इंक्लूडिंग का लफ्ज़ लिखा हुआ है ना। लेकिन अगर आप 7 की रिक्वायरमेंट ए पढ़ें तो उसमें सिर्फ लिखा हुआ है प्रिपेयर जनरल एंट्रीज इन रिस्पेक्ट ऑफ, फिर सिर्फ करंट और डेफर्ड की करेंगे। अच्छा एक बड़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है, पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 9, ये मैंने आपको कराया हुआ रोज वाला, थोड़ी सी चेंज है इसमें, 1-2 चीजें अभी हमारे हमने पढ़ी नहीं हुई इसलिए आपको चेंज करा के थोड़ा दिया था। कंप्यूट द डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन बैलेंस शीट। वो तरीका है, कंप्यूट द डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन बैलेंस शीट। मेरे भाई टी काउंट बनाएंगे, टाइम वेस्ट होगा। क्यों? पहले साल बैलेंस शीट में क्या जाने, एज ऑन पहले साल बैलेंस शीट में क्या जाने 12, तो टी काउंट की अब जरूरत नहीं है। नो नीड ऑफ डेफर्ड टैक्स अकाउंट, क्योंकि टी काउंट क्या बैलेंसिंग देता है, तो फॉर द ईयर मांगे या बैलेंस शीट की फिगर मांगी है। तो इस सवाल में सिर्फ ये वर्किंग काफी है, 1 साल की, दूसरे साल की फिर ये काफी है। तो इट इज नॉट नेसेसरी नाउ, ये जरूरी नहीं है। ओके रिक्वायरमेंट ए क्वेश्चन 10, ये आज आपका होमवर्क भी है, बड़ा जबरदस्त सवाल है, होमवर्क अभी लिखवाऊंगा मैं। प्रिपेयर अ नोट ऑन टैक्सेशन फॉर इंक्लूजन इन ओएल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2018 से नोट मांगे तो किसी भी रिक्वायरमेंट। पॉइंट बी कंप्यूट द डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच टेम्परेरी डिफरेंस। Compute the deferred tax liability slash asset in respect of each temporary difference। अलग अलग रेट लगाने हैं, तो ये वर्किंग तो हम वैसे ही करते होते हैं नोट के लिए, इसको वर्किंग का नाम नहीं देना। फॉर ईच टेम्परेरी डिफरेंस, हर टेम्परेरी डिफरेंस के लिए अलग अलग कैलकुलेट करना है आपने। ओके come on।
ओके, रजिस्टर पे लिखें continuing from question 78 किथों आ गया, continuing from question 77, assume at 31 दिसंबर 2001 the entity thinks that there will be no future taxable profits, because of deteriorating position of business. बोल दिया एक दफा, मुश्किल से बोला है समझ, because of deteriorating position of business, full stop. Next para. However, अच्छा पहले मुझे ये बता दें एक मिनट कि 31/12/1 की रात को खड़े होके एंटिटी ने अंदाजा लगाया, ओए इस साल लॉस आ गया, कारोबार बंद करो यार, कारोबार बंद करो। नहीं नहीं नहीं, कारोबार बंद नहीं करना, लेकिन वैसे हालात क्या हैं, लॉस ही आते रहना यार, लॉस ही आते रहे। मैं बता रहा हूं, ओनर उधर कोने में खड़े होकर रो रहे हैं, सीईओ इधर रो रहे हैं, डायरेक्टर उधर मुंह करके रो रहे हैं। क्या हुआ? अकाउंटेंट ने पूछा क्या हुआ, की होया, मुझे तरफ बताओ, मैंने अकाउंटिंग करनी है जाके, तुम लोग साइडों पे खड़े होके कि क्यों क्यों रो रहे हो, क्या हुआ है? तो उन्होंने कहा यार फ्यूचर में प्रॉफिट नहीं आने। चलो ठीक है, तुम लोग रोते रहो, मुझे समझ आ गई है क्या करना है। आप बताएं, अगर 31/12/1 को खड़े होके डायरेक्टर्स या सीईओ बेस्ड ऑन बिजनेस फोरकास्ट्स ये अकाउंटेंट को कन्वे करें कि जी फ्यूचर में 140 चूली कोई नहीं आना, 31/12/1 की रात को खड़े होके ना, हमें नहीं पता, आप लोग कहते हैं सर आपको तो पता है 2002-23 में क्या हुआ है। ओ भाई 31/12/1 की रात को बिजनेसमैन को तो नहीं पता ना 2002-23 में क्या होना है। तो प्लीज उस स्टेप इनटू द शूज ऑफ एन अकाउंटेंट, बड़े बड़े जूते होते हैं, स्टेप इनटू द शूज ऑफ अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट के जूते पहने, ही डू नॉट नो कि 31/12/2 और 3 में क्या होगा। तो उसने डायरेक्टर से पूछा क्या होगा, उन्होंने कहा भी फ्यूचर में प्रॉफिट्स नहीं आने। आप बताएं, जब ये डेफर्ड टैक्स की वर्किंग कर रहा होगा तो शुड ही रिकॉर्ड अ डेफर्ड टैक्स एसेट ऑन दिस 62? अच्छा जी, 2 फॉर एवरी 50, 4.8 मिलियन लोन नोट्स ऑफ पी। पी कहते हैं उधार कर लेते हैं, प्रॉफिट्स आना तो डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉर्ड करें, वरना ना करें। अब 3-4 लाइनें छोड़ दें और हेडिंग दें रिवाइज्ड वर्किंग टू, हेडिंग दें रिवाइज्ड वर्किंग टू। जी कैसे बनेगी अब? बस ऐसे कर दें, 8, 60, 20 लिखें, अनयूज लॉसेस की लाइन छोड़े परे ना डालें, 80 लिखें,
जल्दी करें, 80 लिखें, 60 लिखें, हेडिंग दें डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एज ऑन 31/12/1। लिखो लिखो, पीपी 80 60 20 पे रेट लगाएं 30%, 6 20 पे रेट लगाएं 30%, 6 की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिकॉर्ड करें। बस ये अनयूज नहीं आएंगे अब देखें, नथिंग, 6 DTL अकाउंट आगे उसी तरह बने। ओके नेक्स्ट, however as on 31/12/2 management reassessed however as on 31/12/2002 management reassessed the business position reassess the business position after doing some restructuring after doing some restructuring प्रोडक्शन मैनेजर कौन है जी? वो शौकत है, निकालो इसको, ये सारे गेम इसने डाली हुई है। सेल्स मैनेजर कौन है? कामरान है, उसे रखो, वो सही बंदा है। अच्छा जी, फाइनेंस मैनेजर कौन है जी? वो भी सही बंदा नहीं है, निकालो इसको भी। तो रिस्ट्रक्चरिंग कर करके ऑर्गेनाइजेशन ने कहा नहीं अब इंशाल्लाह हमें प्रॉफिट आएंगे। वो जो गड़बड़ हो रही थी, वो जो माल गायब होता था, माल आता नहीं था गायब हो जाता था, हमारा रॉ मटेरियल आता नहीं था गायब हो जाता था, तो वो अब रिस्ट्रक्चरिंग करके हमें उम्मीद है कि जरा काम बेहतर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टर थोड़े अरसे के लिए तुम्हें चौकीदार बनना पड़ेगा, इधर इधर फैक्ट्री के पास ही ये मंजी डालिया करो, तो बिजनेस हमारा है इंशाल्लाह, लॉसेस से जब प्रॉफिट में आएंगे तो कुछ चौकीदार हायर कर लेंगे। ओके, तो रिस्ट्रक्चरिंग कर दी हमने जी। आगे क्या लिखे? After doing some restructuring, and now it expects profits of only 70 million में 1000 में सवाल, only ₹70,000 in future. Now it expects profits of only ₹70,000 in future. Okay. What is my total loss? 100. But the question is saying that I'm only expecting 70 in future. वो हुआ 3 में जो, वो बाद में किस्मत है आपकी। But the question is saying as on इस लाइन के ऊपर लिखे as on 31 दिसंबर 12, ये दो लिखे 12 लिखे 2, as on 31 दिसंबर 2, as on 31 दिसंबर 2 हमने अंदाजा लगाया कि फ्यूचर में 70 आएगा। अब अगर फ्यूचर में 70 आएगा तो बताएं आप, नहीं फिर तो करें ना, कोई थोड़ा बहुत तो एसेट रिकॉर्ड कर लेना। फ्यूचर में 70 आने की उम्मीद लग गई है। अब अगर फ्यूचर में 70 का प्रॉफिट आने की उम्मीद लग गई है तो इस वक्त लॉस कितना है कम्युलेटिव? फ्यूचर में कितनी उम्मीद है प्रॉफिट आने की? जब 70 का प्रॉफिट आएगा तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा। तो बताएं सेविंग एक्सपेक्टेड है फ्यूचर में? क्या सेविंग एक्सपेक्टेड है कि 100 में से चलो पूरा नहीं तो 70 तो माइनस करके फ्यूचर टैक्स सेव होगा नहीं होगा? बता दें फ्यूचर में प्रॉफिट आने नहीं आना, ये बता दें। आने कोई पुराना लॉस पड़ा है, अब जब आने की उम्मीद लग गई है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट में से लॉस माइनस करेंगे हम। जब करेंगे तो फ्यूचर सेविंग है कि नहीं है? आप बताएं मैं इस कैलकुलेशन को 100 के एतबार से करूं या कैसे करूं? हाँ 70। तो किया क्या करेंगे पेपर में? कभी ऐसा हो सकता है, मेरा नहीं ख्याल न्यूमेरिकली पूछेगा वैसे कॉन्सेप्ट, लेकिन न्यूमेरिकली पूछ सकता है कि कह दे जी 100 का नुकसान है इस वक्त,
लेकिन हमें एक्सपेक्टेड कितना प्रॉफिट है 70। तो आप बताएं फ्यूचर में कितने प्रॉफिट में से लॉसेस माइनस कर सकते हैं 70। अब वर्किंग टू रिवाइज करेंगे जी। वर्किंग टू अब पेपर में ऐसे, ये तो इसी तरह होगी 40 इसी तरह आएगा, ये कितना आएगा 70, कितना आ जाएगा 30। ऐसे थोड़ा कम हो जाएगा 30 × 9। चलें जी, रिवाइज्ड वर्किंग 3, रिवाइज्ड वर्किंग 3, नुकसान कितना पड़ा हुआ है 100, कितना आने की उम्मीद है प्रॉफिट, तो सारे लॉस को एसेट बना लें या जितने लॉस ने प्रॉफिट में से माइनस होने। चेक हो गए, आपने आंसर स्क्रिप्ट शेयर करने थे। इसको मैसेज पढ़ाओ, इसका कर लिए? अच्छा, जी 31/12/1 की रात को डायरेक्टर्स क्यों परेशान थे कि लॉस आ गया और फ्यूचर में प्रॉफिट, तो कोई डेफर्ड टैक्स एसेट ना बनाए। 31/12/2 की रात को डायरेक्टर परेशान भी नहीं थे, बहुत खुश भी नहीं थे, बस नॉर्मल मूड में फिर रहे थे। तो अकाउंटेंट ने आके पूछा कि की हुआ है डॉक्टर साहब, की हुआ है? यार वो लॉसेस तो नहीं, उम्मीद है फ्यूचर में प्रॉफिट आएंगे, लेकिन इतने प्रॉफिट नहीं आएंगे कि सारे लॉसेस को खा जाएं। तो सर आपका क्या अंदाजा है कितने प्रॉफिट आएंगे? कहते जी नुकसान हमारे पास तुझे पता है 100 का पड़ा हुआ है, फ्यूचर में प्रॉफिट है इंशाल्लाह 70 तक आ ही जाएंगे। लेकिन अब बताएं 70 पे टैक्स देना पड़ेगा हमें? नहीं देना पड़ेगा, इसलिए उसके लिए फायदा रिकॉर्ड करें। 70 पे टैक्स ही नहीं देना फ्यूचर में, मजे, इससे बड़े मजे क्या हो सकते हैं? 70 कमाएंगे, टैक्स नहीं देंगे। पेज 232, ये जो आपने अपने रजिस्टर के ऊपर लिखे पेज 232 ऑफ बुक, पेज 232 ऑफ बुक पे आके इसकी थ्योरी पढ़े। पेज 232 पे आके ये जो मैंने अभी नया कॉन्सेप्ट दिया इसकी थ्योरी पढ़े। एट द एंड ऑफ, हेडिंग पढ़े, हेडिंग क्या है? रीअसेसमेंट ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड। और मेरे भाई ये क्या मतलब है रीअसेसमेंट ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड डेफर्ड टैक्स एसेट? बिल्कुल, एक बंदे ने सही बोला है, कहते हैं एक के एंड पे रिकॉग्नाइज नहीं किया था एसेट को। अब एक के एंड पे रिकॉग्नाइज नहीं किया था एसेट को, लेकिन दो के एंड पे रिकॉग्नाइज कर लिया, लेकिन सिर्फ कितने एसेट को? 70 वाले को या पूरे को? अच्छा, एक के एंड पे ये एसेट क्यों अनरिकॉग्नाइज था? प्रॉफिट आने की उम्मीद नहीं थी। दो के एंड पे ये अनरिकॉग्नाइज क्यों रिकॉग्नाइज कर लिया? प्रॉफिट आने की उम्मीद हो गई। एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड, इसका पैरा नंबर बता दें जौहर। एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड एन एंटिटी रीअसेसेस अनरिकॉग्नाइज्ड डेफर्ड टैक्स एसेट्स। हमने रीअसेस कब किया है? 2 में, और अनरिकॉग्नाइज कब था? 1 में। रीअसेस करके कब रिकॉर्ड कर लिया? 2 में। एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड an entity reassesses the unrecognized deferred tax asset. The entity recognizes underline, 2002 में किया। The entity recognizes previously unrecognized to the extent that it has become probable that future profit will allow deferred tax asset to be। asset कैसे रिकवर होगा? रिकवर ऐसे होगा कि 70 कमाएंगे और 70 पे टैक्स नहीं देंगे। टेंजिबली तो रिकवर नहीं होगा, इनटेंजिबली एक फायदा होगा। पैसों का बचना भी एक रिकवरी है। फॉर एग्जाम्पल, एन इंप्रूवमेंट इन ट्रेडिंग कंडीशन
2002 में ट्रेडिंग कंडीशन बेहतर हो गई, इमरान खान ने कोई टैक्स कम कर दिए। इंप्रूवमेंट इन ट्रेडिंग कंडीशन मे मेक इट प्रोबेबल दैट एंटिटी विल बी एबल टू जनरेट sufficient profit in future for the deferred tax asset to meet the recording criteria। क्या भैया रिकॉर्ड हो जाए? ये स्टैंडर्ड का पैरा 37 है, ये याद नहीं करना आपने। अगर कभी पेपर में खोलना पड़ा तो स्टैंडर्ड खोल के पैरा 37 देख लीजिएगा। नीचे वाली मिसाल काट दें और किताब के सफे पे लिख दें रेफर रजिस्टर पेज नंबर। रजिस्टर के ऊपर पेज नंबर लगाए हुए आपने? निहायत अजीब लोग हैं। रजिस्टर पे पेज नंबर सबसे जरूरी होते हैं। आज जाकर रजिस्टर पे पेज नंबर लगाएं और फिर यहां से अपने रजिस्टर के पेज नंबर को लिंक किया करें, ऐसे आपका कंट्रोल आउट नहीं होगा। साथ वाले को दे दें, रजिस्टर कल तक लगा के ले आएगा, वाइस वर्सा। डस्टर ओके। इन 2012 taxable profit is rupees 3000। in 2012 taxable profit is rupees 3000। taxable profit, लॉसेस का सवाल नहीं है। एक और कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। इन 2013 FBR said नवाज शरीफ सिर्फ 3000 कमाया। मैं नहीं मानता। FBR वालों ने कहा तूने 2012 में सिर्फ 3000 कमाया, ये 3 ट्रिलियन है असल में, अभी लिखने का टाइम नहीं, टाइम शॉर्ट है। तूने सिर्फ 3 ट्रिलियन कमाया? नहीं नहीं नहीं, ये गड़बड़ है कोई। इन 2013 FBR said no man, no, your taxable profit in 12 was rupees 3200। आपका प्रॉफिट 3000 नहीं था, आपका प्रॉफिट क्या था? 3200। आपका प्रॉफिट क्या था? 3200। टैक्स रेट 30%। ओके, कीप वॉचिंग। क्या कर लेते हैं? उधार कर लेते हैं, ठीक है। ओके, लोन नोट्स दे देगा, यानी अब सऊदी किंग एक तरह का पी का बैंक बन, सऊदी किंग एक तरह पी के लिए बैंक बन जाएगा और सऊदी किंग ने उससे पैसे उधार लिए हैं जी। आगे बोलें। इनटू लोन नोट्स की तो फेस वैल्यू ही गिवन होगी ना 100 आमतौर पे जी। कितना आ गया? 480। और इसमें क्रेडिट सिर्फ लोन ही होगा, इसमें तो शेयर प्रीमियम नहीं होता। लोन कितना? 480 और इन्वेस्टमेंट 480। कितने लोगों ने यही किया था एज इट इज? हाथ खड़ा करें। कितने लोगों ने यही किया था? हाथ खड़ा। गलती क्या हुई थी? 10% कुछ 10% इंटरेस्ट रेट है लोन का। इस 10% का कुछ नहीं करना। इस 10% के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। साल के एंड पे सऊदी किंग को इसके ऊपर इंटरेस्ट दे दिया जाएगा, ठीक है। वो जब कभी बैलेंस शीट के सवाल में आएगा उसको देखेंगे। 10% का कुछ नहीं करना। गलती क्या? हाँ बोलो। एट पार 2 नहीं पढ़ना, ये है नहीं पढ़े। एंड इशूड एट 100
वो जो पार वैल्यू है ना 100 रुपए है। जब लोन नोट्स छपे ना प्रिंट हुए प्रिंटिंग मशीन से तो 10 रुपए के नहीं थे, 100 रुपए के थे। तो लोन नोट्स की आमतौर पे फेयर वैल्यू नहीं होती। बहुत कम एंटिटीज हैं जिनके लोन नोट्स मार्केट में ट्रेड हो रहे हो। तो लोन नोट्स आमतौर पे मार्केट में ट्रेड नहीं होते। लोन का मतलब होता है उधार, उधार मार्केट में आमतौर पे ट्रेड नहीं होता। तो उसके फेस पे जो कीमत लिखी होती है उसको फेस वैल्यू भी कहते हैं, पार वैल्यू भी कहते हैं। अब पढ़ो, इशूड 2 नोट्स फॉर एवरी 50 शेयर्स। तुम 50 शेयर जो लाए हो ब्रीफ केस में, उसके बदले में तुम्हें 2 नोट्स दे देता हूं। उन 2 नोट्स का नाम 2 लोन नोट्स। एट पार को छोड़ो, अब पढ़ो जरा, इशूड एट फेस वैल्यू, बस इशूड एट फेस वैल्यू। अब एट फेस वैल्यू में उंगली रख दो। इशूड 2 नोट्स फॉर एवरी 50 शेयर्स। हर 50 के बदले 2 नोट्स ले लो मेरी तरफ से। देखें, हर 50 शेयर जो तुम लाए हो उसके बदले में 2 नोट्स ले लो मेरी तरफ से। अब कितने लोन नोट्स प्रिंटिंग मशीन से प्रिंट करके पी को ब्रीफ केस में डाल के सऊदी किंग को देने पड़ेंगे? इसका मतलब होगा 4.8 ज़रब 100, तो समझा जाएगा 480 मिलियन का उधार सऊदी किंग ने हमें दे दिया। इन्वेस्टमेंट डेबिट, लोन क्रेडिट। जी, शेयर कैपिटल प्रोवाइडर बने या आप लोन प्रोवाइडर बने, और कैलकुलेशन की बेसिस 100% सेम। 10% का मतलब है अब साल के एंड पे सऊदी किंग को इस 480 पे 10% इंटरेस्ट मिलेगा 48। उसका हमारी एक्विजिशन डेट से कोई ताल्लुक नहीं होगा। अब ये सिंपल हमारा लोन प्रोवाइडर है, हम इसको लोन पर इंटरेस्ट दे दिया करेंगे। जैसे लिखा होता था ट्रायल में लोन एट 10%, तो वो रेट दिया होता था, ये इंटरेस्ट रेट है लोन का। जी समझ आ गया? हाथ खड़ा कर दें। इसको ना शेयर्स की तरह पढ़े, बस शेयर्स की तरह। कैसे? इशूड 2 नोट्स फॉर एवरी 50 शेयर्स, या कल को लिखा होगा इशूड 2 डिबेंचर्स फॉर एवरी 50 शेयर्स। तो डिबेंचर्स भी लिखा हो सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है। तो लोन नोट्स डिबेंचर्स लिखा आ रहा होगा, आपने अपने समझने के लिए लिख लेने शेयर्स, फिर बात आसान होती है, पढ़नी भी समझ आ जाएगी। अच्छा, लेकिन लोन में फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू आमतौर पे अलग अलग नहीं होती। पिछले क्या था, शेयर्स की फेस वैल्यू 10 थी, मार्केट वैल्यू 45 थी, तो इस वजह से वो 10 और 35 की अलग अलग एंट्री करनी पड़ी। लोन नोट्स आमतौर पे फेस वैल्यू पे इशू किए जाते हैं। बहुत कम एंटिटीज हैं जिनके लोन नोट्स मार्केट में ट्रेड होते हैं। चलें जी, आए पढ़े पिछले सफे पे। पॉइंट 3 जी, हमने क्या इशू किए हैं सऊदी किंग को प्रिंटिंग मशीन से अपनी प्रिंट करा के? शेयर्स? नो, लोन नोट्स। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज डेट इंस्ट्रूमेंट्स। डेट इंस्ट्रूमेंट्स, लोन नोट्स इशूड एज परचेज के बदले में। क्या परचेज करें? एस परचेज करने के बदले में हमने लोन नोट्स दिए हैं। एंट्री बताएं। इन्वेस्टमेंट डेबिट। इसको शेयर एक्सचेंज क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि लोन्स इन एक्सचेंज ऑफ शेयर्स ये कह सकते हैं, लोन नोट्स इन एक्सचेंज ऑफ शेयर, लेकिन इसको शेयर एक्सचेंज नहीं कह सकते कि शेयर एक्सचेंज हो रहे हैं, शेयर्स का तबादला नहीं हो रहा। ओके, अच्छा भाई, अब ये आखिरी बात टिक करें। पॉइंट इसी पहले सफे पे रहे, 6 टिक कर लें, 5 आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। 6 टिक कर लें, 1 2 3 4 हो गया, 6 टिक कर लें। ओके, अच्छा भाई, एक फिगर होती है जो कि कुछ कैलकुलेशंस पे बेस करती है, लेकिन वो पेपर में आपको गिवन हुआ करेगी लकीली, वो कैलकुलेशंस आपको नहीं करनी पड़ेंगी। उसे कहते हैं कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन। क्या कहते हैं? कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन। ठीक है, ऐसी मिसाल दे रहा हूं। हमने सऊदी किंग को कहा यार तुझे साल डेढ़ में ना थोड़े और पैसे भी दे देंगे। इस पे इंटरेस्ट नहीं होता, इस पे इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि इसकी डिसीजन का फैक्टर ही कुछ और होता है। तुम्हें साल डेढ़ के बाद ना थोड़े पैसे दे देंगे,
जी कौन से पैसे, अगर सब्सिडरी ने अच्छा परफॉर्म किया, अगर एम्प्लॉइज रिटायर ना हुए और रिजाइन ना किया एम्प्लॉइज ने, तो 1 मिलियन इस मद में दे देंगे। अगर सेल इसकी 50 मिलियन से ज्यादा रही तो फिर तुझे इस मद में भी 1 मिलियन दे देंगे। अगर इसका कराची का ऑफिस बंद ना हुआ, इस बुनियाद पे भी तुझे 1 मिलियन दे देंगे। अगर गवर्नमेंट ने कोई पेनल्टी ना डाली, इस बुनियाद पे भी तुझे 1 मिलियन दे देंगे। तो 4 साढ़े 4 मिलियन शायद दे दें। अगर आज तू मांगे तो उस 4 साढ़े 4 मिलियन के 3.5 बनते हैं। लेकिन ये 4 परफॉर्मेंस इंडिकेटर हमें देख लेने दे कैसे चल रहे हैं, और उस डेट को एग्जैक्ट जाके उन परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का रिजल्ट आ गया होगा और पता चल गया होगा कैसा परफॉर्म किया इसने। उस बुनियाद पे हम उस फिगर को चेंज कर देंगे। हम कहेंगे यार कम ले लो, वो कहेगा नहीं 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 भाई मेरे तो परफॉर्मेंस इंडिकेटर इससे भी बेहतर हो, तो हम कहेंगे चलो फिर ज्यादा ले लो। तो वो एग्रीमेंट में मुआहदे में लिखा होगा उस वक्त डील को कैसे करना है। तो इसके बैक एंड के ऊपर बहुत सी कैलकुलेशंस होती हैं। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ एस। इसे डेफर्ड कंसिडरेशन नहीं कहते, इसे कहते हैं कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन। क्या कहते हैं? ये भी डेफर करके देनी होती है, डेफर करके देनी होती है, लेकिन इस पे इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट करना होता क्योंकि पेपर में ऑलरेडी इसकी फेयर वैल्यू दी होती है। अंडर एस्टिमेट को सही करने के लिए क्या करें? एक्सपेंस बढ़ाएं या कम करें? बढ़ाएं। रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस, एंट्री बताएं। सीटी डेबिट, सीटीपी क्रेडिट। एग्जांपल क्या है जी? इन 12 कंपनी कैलकुलेट प्रॉफिट एट 3000। इन 13 टैक्स अथॉरिटीज चेंज्ड अबव अमाउंट टू 3200। टैक्स रेट इज, रीजन में बी जी। आप बता दें 2013 में एंट्री क्या करेंगे? पूरे 200 से एंट्री करेंगे या टैक्स लगा के? अच्छा जी, 13 का नोट मैंने सिर्फ बनाया है, 12 का ना बनाए। 12 के नोट को क्या करना है? 12 का नोट तो आपको बनाना आता है, वो पेपर में मांगता भी नहीं, सिर्फ जिस साल गलती होती है उसी साल का मांगते हैं। 12 का मैंने ऐसे ही बना दिया था जी। 13 में नोट बनाए। 13 में क्या नोट बनाएंगे? इसका अपना सीटी, इसका अपना डीटी और सीटी प्रायर ईयर। कितना? 60। राइट साइड करेंगे या वो करवानी पड़ेगी? कर लेंगे। ओवर एस्टिमेट, ओवर तो लोग हो जाते हैं ना, आप लोग कभी नहीं होते। ओवर ना हुआ करें। माशाल्लाह। लिखें जी, होमवर्क लिखना शुरू करें। भाई वो को मैसेज चेक कर लें, मैसेज कर दिए, चेक कर लें। हाँ, को मैसेज कर दिए, चेक कर लें। इस पे से रिलेट करते हैं। थोड़े हवाई बातें समझ नहीं आएंगी, अगले सफे पे आके सवाल कर दें। क्वेश्चन 3 करें जी। क्वेश्चन 2 भी आप लोगों ने खुद ही किया है, 3 भी खुद ही करें। जल्दी जल्दी जनरल एंट्रीज कर दें क्वेश्चन के ऊपर ही। $64 किया है, फिर 65 कर लें, फिर 65 कर लें। अच्छा, हाँ 65 कर लें। अच्छा, और IS 12 पास पेपर क्वेश्चन नंबर 10, इट विल टेक योर टाइम। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 10, बस ये 3-4 सवाल हैं। लेकिन भाई ये आखिरी 4 लेक्चर कौन लोग रिवाइज करेंगे घर जाके? जरा आखिरी 4 लेक्चर अच्छी तरह रिवाइज करने हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, एक्रूअल प्री पेमेंट वाले।